प्यारे बच्चों, आज मैं अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में आपको परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो और इन बातों का पालन करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि समर्पण के साथ आपने अच्छी तैयारी की हो तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समय प्रबंधन। समय प्रबंधन का अगर आप ध्यान रखते हो तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है। समय प्रबंधन का ध्यान रखने के लिए आपको जिस प्रश्न के लिए जितने अंक निर्धारित हैं उसके हिसाब से ही लिखना होता है। जैसे एक एक नंबर के प्रश्न हैं तो उसमें जो पूछा गया है उतना उत्तर आप एक लाइन या 2 लाइन में ख़त्म कर दीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जितने शब्द निर्धारित हैं उतने शब्दों में आप उत्तर दीजिए। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न है और उनको आ रहा है तो वो उस प्रश्न में उसका उत्तर ज़्यादा शब्दों में दे देते हैं, यानी उसमें आधा पेज या 1 पेज लिख देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप आधा पेज 1 पेज लिखोगे तो नंबर आपको एक ही मिलना है, क्योंकि वो निर्धारित एक ही है। इसका नुकसान आपको ये होगा कि आपका समय कंज्यूम हो जाएगा और जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने के लिए समय चाहिए था वो नहीं बच पाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ही निर्धारित कर लें कि किस प्रश्न को कितना समय देना है। सुंदर एवं शुद्ध लेखन। निश्चित तौर पे जिसकी कॉपी अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, सुंदर लेखन होगा, शुद्ध लिखा होगा तो एग्जामिनर उसको अच्छे अंक देता है। अगर कहीं पर गलत लिख लेते हो, अशुद्ध लिख लेते हो तो उसको आप ऐसे न करें। इसको जो है आप एक लाइन मारकर कट कर सकते हो कि ये गलत है। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये गलत है। दूसरा, आप कहीं पर अशुद्ध लिख रहे हो तो उसको भी आप ध्यान रखें। आपको कई बार पता नहीं लगता, आप अशुद्ध लिख देते हो। जो भी आपने हाईलाइट किए हैं शब्द, कीवर्ड्स आप हेडिंग से हाईलाइट कर देते हो तो उन शब्दों को आप क्या करोगे, ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ लोगे जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हो। एक बार आप पूरा का पूरा शुरू से फिर से पढ़ोगे। हेडिंग वगैरह जो आपने लिखी है उनको आप देख लें कहीं वो अशुद्ध ना हो। शब्द सीमा। तो शब्द सीमा की जो बात है समय प्रबंधन के अंतर्गत ये आ जाता है। आप पेपर पढ़ते हो, उसमें स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि किस प्रश्न को कितने शब्दों के भीतर आपको लिखना है। तो शब्द सीमा का ध्यान अगर आप रखोगे तो टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप हो जाएगा। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रेखा चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग। तो आपको रेखा चित्रों और ग्राफ का प्रयोग भरपूर करना है। वैसे भी अर्थशास्त्र विषय में तो बहुत सारे ग्राफ और रेखा चित्र होते हैं। आप रेखा चित्रों का प्रयोग जितना ज़्यादा करोगे उतना जो है आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मैं तो कई बार बच्चों को कहता हूँ कि अगर किसी प्रश्न में रेखा चित्र बनाने के लिए नहीं भी कहा गया है, आप बना लीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है उसमें रेखा चित्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है पूरे नंबर नहीं तो आधे अंक तो मिल ही जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके रेखा चित्रों का प्रयोग करना है। हाँ, 1 नंबर के प्रश्न में जब तक पूछा ना गया हो आप कभी भी रेखा चित्र का प्रयोग न करें, क्योंकि यह समय आपका ख़राब करेगा। आपको बताऊँ, मैं इसके लिए मैंने पिछले साल की जो टॉपर है उसकी कॉपी मैंने यहाँ पर मॉडल के तौर पे ली है और आप देख सकते हो कि कितने भरपूर उन्होंने रेखा चित्रों का प्रयोग किया है। आप देखिए, ये टॉपर की कॉपी है। ये यहाँ पर देखिए ये रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है। मैं गिन रहा था, इसमें कम से कम 20 रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है, तब जाके इस बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो आप इसको देख सकते हो, ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी कॉपी, जो रामनगर बोर्ड की वेबसाइट है। देखिए उत्तर कैसे लिखा है। उत्तर 1 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन में 2 लाइन में ख़त्म है उत्तर, और एक प्रश्न का उत्तर जब समाप्त हो रहा है तो 2 लाइनें छोड़ दी गई हैं, उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसका निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके अच्छे अंक आएंगे। इसके अलावा जो बदलाव हुए आपकी बार उन पर भी चर्चा करें। रामनगर बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी किया है और
उस मॉडल पेपर में जो महत्वपूर्ण चेंजेस हमें देखने को मिले हैं उन पर भी चर्चा कर लें तो ये चर्चा सार्थक होगी। यहाँ पर हमने अपने साथी एच.एन. भट्ट का एक पेपर तैयार कर रखा है, ये लिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है कि पहले 8 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते थे, अब की बार वो 10 होंगे और जो 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो कारण और निष्कर्ष आधारित होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो गांव वाला प्रश्न है वो कारण और निष्कर्ष आधारित है, जिसमें 2 कथन दिए गए होंगे और उन कथनों को सत्य असत्य आपको देखना है। ठीक है, कहीं पर यह भी हो सकता है कि पहला कथन दूसरे कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, तो ये आपको ढंग से समझना है और उसके आधार पे सॉल्व करना है। दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब की बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया जो कि 5 अंक का है। यानी एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़कर आपको उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे पैराग्राफ में दिया गया हो, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको निकालने होंगे। पैराग्राफ को पूरा समझकर उसका विश्लेषण करके आपको स्वयं से वो निकालने होंगे। तो यहाँ पर ये 2 बड़े चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं और इसका अभ्यास अगर आप घर में कर लें तो निश्चित तौर पे इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे अब पास होना बहुत आसान कर दिया गया है। आप देखिए कि कुल 16 प्रश्न तो एक नंबर वाले दे दिए हैं और 5 नंबर का केस स्टडी वाला भी दे दिए जो कि फोकट का नंबर है, क्योंकि आपको पैराग्राफ दिया गया उसी में से उत्तर छांटने हैं। तो 21 नंबर तो सीधे सीधे आप मतलब बहुत आसानी से कोई भी बच्चा इनको प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा जो है अन्य जो प्रश्न होते हैं उसमें आदमी अच्छे अंक ले आता है अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते हैं। तो अगर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी तो निश्चित तौर पे आप थोड़ा बहुत नंबर और ला सकते हो। यानी पास होना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है, आप बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हो। आप फर्स्ट डिवीज़न अर्थशास्त्र विषय में ला सकते हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बेहतर प्रदर्शन बोर्ड परीक्षाओं में करो, उसके लिए शुभकामनाएं।